सफ़ेद संगमरमर के चबूतरे पर बैठी मैं ताजमहल का अप्रतिम सौंदर्य निहार रही थी। मैं और सीमा 10 छात्राओं का ग्रुप लेकर जयपुर से आगरा घूमने आई हुई थी। आगरा का किला और ताजमहल देखने के बाद और सब तो खरीदारी के लिए निकल पड़ी थी, पर मैं यहीं अपनी शाम खुशगवार बनाने का प्रयास कर रही थी। किंतु जितना ज़्यादा मैं उन लम्हों से खुशियाँ चुराने का प्रयास करती, मेरे नाकाम प्यार के घने काले साए उन लम्हों को अपनी गिरफ्त में ले लेते। इससे पहले कि ये साए मेरी सोच पर हावी होते, करीब आते किसी के कदमों की आहट ने मुझे चौंका दिया। भाभी, मैं कब से आपको आवाज़ दे रहा हूँ। ओह मोनू भैया, आप यहाँ? सामने सागर के अजीज मित्र मोनू को देख मैं चौंक उठी थी। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ कब आईं? मैं और सीमा छात्राओं का ग्रुप लेकर कल ही यहाँ आए हैं। और सुनाइए भाभी, कैसी कट रही है? मोनू के इस प्रश्न पर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। फीकी सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, अच्छी ही हूँ। आगरा में कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है? शायद 3-4 दिन। ठीक है भाभी, कल आप डिनर पर मेरे यहाँ घर आ रही हैं? नहीं भैया, कल तो हम सिकंदरा देखने जा रहे हैं। सिकंदरा यहाँ से बहुत दूर नहीं है। शाम तक आप सभी वापस लौट आएंगी, लिहाजा इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। मोनू का स्नेहिल निमंत्रण मैं ठुकरा न सकी। हल्की फुल्की बातें करके वो चला गया, किंतु मुझे उद्वेलित कर गया। अब वहाँ और ज़्यादा देर बैठना मेरे लिए नामुमकिन सा हो गया, लिहाजा मैं होटल लौट आई। तभी सीमा बाजार से आ गई और मेरा उतरा चेहरा देख कर बोली, क्या बात है नूपुर, तेरी तबीयत तो ठीक है? मैंने उसे मोनू से मुलाकात और डिनर के निमंत्रण के बारे में बताया। तुम्हें मोनू के घर जरूर जाना चाहिए। मोनू ने तुम्हारा हमेशा सम्मान किया है और जहाँ तक हो सका तुम्हारी मदद की है। अगली शाम सिकंदरा से लौटकर मैं बोझिल मन से मोनू के घर पहुँची। मोनू ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। आप ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं फ़ोन पर खाने का ऑर्डर देता हूँ। यूँ कहकर मोनू बेडरूम में चला गया। मैंने ज्यों ही ड्राइंग रूम का पर्दा हटाया, मैं हक्की बक्की रह गई। सामने सोफे पर सागर बैठे थे। मुझे देखते ही वे उठ गए। अवसाद की एक गहरी छाया उनके चेहरे पर दिखाई दी। चंद लम्हों के लिए वक्त जैसे ठहर गया। उनकी धीमी आवाज़ मेरे कानों से टकराई, कैसी हो नूपुर? मैं जैसे नींद से जागी। होंठ थरथराए किंतु मुंह से आवाज़ न निकली। फिर तुरंत बाहर की ओर मुड़ गई। सागर मुझे आवाज़ देते ही रह गए, किंतु मैं रुकी नहीं और रिक्शा करके होटल लौट आई। लड़कियां अपने कमरे में गपशप कर रही थी और सीमा सो चुकी थी। मैंने कपड़े बदले और पलंग पर जा लेटी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। थकान होने के बावजूद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सागर का गमगीन चेहरा याद करके मेरे दिल में हुक सी उठी। वो पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उनके मन की वेदना आंखों से स्पष्ट झलक रही थी। पल भर को उनसे मिलने की चाह तीव्र हो उठी, किंतु शीघ्र ही उनकी निष्ठुरता और उपेक्षित व्यवहार की याद ने इस चाहत की उष्णता को बर्फ़ के समान ठंडा कर दिया। हर युवती विवाह को मोहब्बत की मंजिल समझती है। विवाह हो जाने पर वो अपनी मोहब्बत को कामयाब समझती है, किंतु सच ये है कि विवाह के कुछ वर्षों बाद पता चलता है कि मोहब्बत कहाँ तक कामयाब हुई। पति पत्नी का आपसी प्यार, उनकी सूझबूझ, एक दूसरे के प्रति त्याग और सहयोग की भावना उनकी मोहब्बत की कामयाबी का पैमाना होती है। 2 वर्षों के अफेयर के बाद सागर के साथ मेरा विवाह हुआ। शुरू में उनके घर वाले इस विवाह के लिए राजी नहीं थे, किंतु सागर की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा था। मैं स्वयं को दुनिया की सबसे खुशहाल लड़कियों में से एक समझती थी, जिसने बिना किसी कठिनाई के अपनी मोहब्बत की मंजिल पा ली थी। उन दिनों मेरे जीवन के आकाश के अनंत विस्तार में मेरे प्यार का सूरज पूरी आग के साथ चमक रहा था। सागर के प्रेम में आकंठ डूबी मैं इस सच्चाई को भुला बैठी थी कि आकाश के अनंत विस्तार के उजलेपन पर
अक्सर काले बादल उसे दागनुमा तो बनाते ही हैं, साथ ही सूरज को भी विलीन कर देते हैं। विवाह के 1 वर्ष बाद मेरे ससुर का निधन हो गया और सास मेरे पास रहने आ गई। अपनी सेवा और स्नेह के बल पर मैं उनका मन जीतना चाहती थी। मैं उन्हें दिखा देना चाहती थी कि उनके बेटे ने मुझे इस घर की बहू बनाकर कोई गलती नहीं की थी, किंतु मेरी सेवा और स्नेह का उन पर कोई असर ना पड़ा। मेरा विजाती होना मेरे और उनके बीच सदैव दीवार बना रहा। मराठी होने के कारण वे पंजाबी बहू को कभी दिल से स्वीकार न कर पाई। जितना ज़्यादा मैं उनके नज़दीक जाने का प्रयास करती, वे मुझसे उतनी ही ज़्यादा उदासीनता दिखाती। अक्सर वे सागर को भी मेरे खिलाफ करने का प्रयास करती थी। इन सब की बहुत बड़ी वजह मेरी तीनों नंदे थी। मेरी सास पर बेटियों का बहुत दबाव था। नंदे अपने भाई को प्रेम विवाह करने से रोक नहीं पाई थी, इसलिए घर में तनाव पैदा कराकर अपने मन की भड़ास निकाल रही थी। पर सब कुछ जानते हुए भी सागर खामोश रहती थी। जल्दी ही मुझे पता चल गया, घर वालों की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के कारण सागर के मन में हीन भावना घर कर गई थी। घर वालों को खुश करना उनका एकमात्र मकसद रह गया था। इसी कारण वे मुझसे बहुत कम बातें करते थे। एक बार मुझे मलेरिया हो गया था। तेज बुखार के कारण चक्कर भी आ रहे थे। मैंने रात के खाने में खिचड़ी बना ली। खिचड़ी देखकर वो चिढ़ गए। बोले, नूपुर, तुम्हें पता है माँ को खिचड़ी पसंद नहीं है। सागर, मुझे तेज बुखार है, दाल सब्जी बनाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने लेटे हुए कहा। दाल सब्जी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। वो नाराज़गी से बोले, शिकायत तो मुझे होनी चाहिए। मैं बीमार होकर भी काम कर रही हूँ और माँ पड़ोसियों से गप्पे मार रही हैं। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए नूपुर, माँ से इस उम्र में काम करवाओगी। सागर चिल्लाए। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। नंदू के आने पर सास मुझे जबरन रसोई से हटाकर उनकी मनपसंद की चीज़ें बनाती थी, पर मेरे बीमार होने पर भी वो किचन में झांकती तक नहीं थी। धीरे धीरे हम दोनों में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। इस नए अनुभव ने मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया। जीवन के प्रति फिर से चाह पैदा हो गई। हर तरफ से ध्यान हटाकर मैंने अपना ध्यान बच्चे पर केंद्रित कर लिया, किंतु प्रकृति को मेरा ये सुख भी मंजूर नहीं था। सागर के अजीज मित्र मोनू का घर में बहुत आना जाना था। हमारे विवाह में भी उसने हमारी बहुत मदद की थी। उसने कई बार सागर को समझाया भी था, तुझे भाभी का ख्याल रखना चाहिए। क्यों, उससे क्या हुआ है, अच्छी भली तो है। सागर लापरवाही से जवाब देते। ज़्यादा काम करने और अच्छी खुराक ना मिलने से मेरा स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था। उस दिन रक्षाबंधन था। सागर को अपनी बहन के घर मथुरा जाना था। सुबह से मेरे पेट में दर्द था। मैंने सागर से कहा, आज तुम मथुरा मत जाओ, मेरी तबीयत खराब लग रही है। कैसी बेवकूफ़ी की बात करती हो, दीदी ने आज खास तौर पर मुझे बुलाया है, मैं तो अवश्य जाऊंगा। सारा दिन मेरे पेट में दर्द होता रहा। शाम तक दर्द असहनीय हो उठा तो मैंने मोनू भैया को फ़ोन किया। सास उस समय पड़ोस में बैठी थी। मोनू भैया कार में बिठाकर मुझे तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर फटकारा। पेशेंट को सुबह ही लेकर आते तो बच्चे को बचाया जा सकता था, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी सुबह मुझे होश आया तो सब कुछ समाप्त हो चुका था। जीवन में हल्की सी जो रोशनी की किरण दिखाई दी थी, नियति के क्रूर चक्र के हाथों वो भी अंधकार में विलीन हो गई। मुझे पता नहीं सागर के दिल को कितना सदमा पहुंचा, क्योंकि हम दोनों नदी के 2 किनारों के समान एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके थे। मेरी नंदे आगरा आई हुई थी। उनकी और सास की सलाह पर सागर ने एक रात मुझसे कहा, नूपुर, तुम शादी से पहले जयपुर डिग्री कॉलेज में पढ़ाती थी। मेरे विचार में तुम्हें नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए और जयपुर जाकर फिर से सर्विस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मुझे सर्विस करने में कोई ऐतराज़ नहीं है,
किंतु विवाह के बाद भाई भाभी के घर रहना ठीक नहीं लगता। तुम आगरा डिग्री कॉलेज में मेरा स्थानांतरण करवाने का प्रयास करो, मैंने कहा। स्थानांतरण होने में समय लगेगा। तुम इसी जुलाई में जयपुर जाकर सर्विस फिर से ज्वाइन कर लो, सागर ने कहा। प्रतिवाद करना व्यर्थ था। जाहिर था उन पर अपनी माँ और बहनों का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। जुलाई में जयपुर आकर मैंने अपनी पुरानी सर्विस फिर से ज्वाइन कर ली। कॉलेज में सीमा से मेरी मित्रता हो गई। सीमा विवाहित थी। इत्तेफाकन उसका विवाह भी आगरा में ही हुआ था। 3 वर्षों के सुखी वैवाहिक जीवन के बाद उसके पति सौरभ का अपनी सहकर्मी की ओर झुकाव हो गया था। सीमा पति की बेवफाई सहन न कर पाई और उसका घर छोड़ जयपुर आ गई थी। हम दोनों एक ही किश्ती के मुसाफिर थे, सो एक दूसरे के मन की वेदना को भली भांति समझते थे। बीच बीच में सागर के पत्र आए, किंतु मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार वे मुझसे मिलने भी आए, तब मैं सीमा के साथ उदयपुर चली गई थी। मुझे सागर के व्यवहार ने बेहद पीड़ित किया था। मुझे जबरन स्वयं से दूर कर देने पर मेरा आत्मसम्मान छलनी हो गया था। सोचते सोचते आधी से ज़्यादा रात आंखों में ही कट गई। देर रात गए मुझे नींद आई। सुबह ना जाने कितनी देर मैं सोई रहती यदि सीमा ना जगाती। हड़बड़ाकर मैं उठ बैठी। सामने कुर्सी पर मोनू बैठा था। आप तो कल यूं ही चली आई भाभी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया। आपको सागर को नहीं बुलाना चाहिए था, मैंने नाराज़गी जताई। भाभी, सागर को अपने किए पर बेहद अफसोस है। गुस्सा थूक दो और वापस अपने घर लौट आओ। किसका घर और कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं। इतने दिन वहाँ रहकर मैंने जान लिया है सागर को मेरी कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें आप एक आदर्श बेटा और आदर्श भाई बना रहने दीजिए। पति बनाने का प्रयास मत कीजिए। अब हालात बदल गए हैं भाभी। मम्मी भी निखिल के पास हैदराबाद चली गई हैं। क्यों? आपको जयपुर भेजने के कुछ दिनों बाद मम्मी गिर गई थी। उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। मुसीबत में उनकी सेवा के लिए कोई बेटी नहीं आई। उस समय आपके साथ किए व्यवहार पर वे बहुत पछताई थी। उनकी देखभाल के लिए घर में एक स्त्री का होना जरूरी था, सो निखिल उन्हें अपने साथ हैदराबाद ले गया, मोनू भैया ने बताया। मैंने वैसे तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, मगर फिर बोली, भैया, सागर की उपेक्षा ने मेरी भावनाओं को कुचल दिया है। उनसे कहिएगा मेरी चिंता ना करें। मेरे हट के आगे मोनू निराश हो गया। फिर वो सीमा से बोला, तुम भाभी को समझाओ, मैं शाम को फिर आऊँगा। सीमा मेरे पास आकर बैठ गई। उसने प्यार से मेरे हाथों को अपने हाथ में रख कर बड़े आत्मीयता से कहा, नूपुर, अकेले रहकर जीवन काटना बहुत कठिन है। मैं निजी अनुभवों के आधार पर कह रही हूँ। अकेली स्त्री को ये समाज चैन से जीने नहीं देता। जीवन में कदम कदम पर हमें समझौते करने पड़ते हैं, भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ और नौकरी में भी। फिर पति के साथ समझौता करने में संकोच कैसा? गलती किसी से भी हो सकती है और सागर को अपनी गलती पर पश्चाताप भी है। फिर गलती सुधारने का एक मौका तुम उसे क्यों ना दो? मेरी मानो तो तुम अपने पति के पास लौट जाओ। सागर ने तुमसे कभी बेवफाई नहीं की। वो हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार करता रहा है। सिर्फ घर वालों के दबाव में आकर एक भूल कर बैठा। उसकी भूल इतनी बड़ी नहीं है कि उसे क्षमा ना किया जा सके। इसलिए मेरी बात पर ठंडे दिमाग से विचार करो और शाम को मोनू तुम्हें लेने आए तो सागर के पास लौट जाओ। नूपुर, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे अपने फैसले पर पछताना पड़े। मैं खामोश रही। शायद सीमा ठीक कह रही थी। सच तो ये था कि मन के किसी कोने में अब तक सागर से मिलने की अभिलाषा शेष थी, जिसे मेरे अहम ने जलाकर राख बना डाला था। आज सीमा की बातों से उस राख में कोई दबी ढकी चिंगारी फिर से सुलगने लगी थी। मैं पलंग पर जा लेटी और सोचने लगी। सीमा ठीक कह रही थी कि अकेली स्त्री को ये समाज चैन से जीने नहीं देता। एक दिन मैं अपने डिपार्टमेंट में अकेली थी।
तभी वहाँ मेरा सीनियर प्रोफेसर आया। मुझे अकेली देख उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मेरे फटकारने पर वो बेहयाई से बोला था, मैंने सुना है आपकी अपने पति से कुछ अनबन है। मेरे साथ सहयोग करेंगी तो आपको बहुत जल्द रीडर बनवा दूंगा। मैंने प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करने की धमकी दी थी, तब कहीं जाकर वो माना था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। बंद पलकों की कोरों में अतीत के कई दृश्य उभरे। सागर की शराफत, उसकी सज्जनता, मेरे मायके के प्रति उसका लगाव, विवाह के बाद के सुनहरे दिन, सभी कुछ मुझे याद आ रहा था। मैंने सागर से बात करने का निश्चय किया। उनकी जरा सी भूल ने उनके वैवाहिक जीवन को एक मजाक बना डाला। अपनी माँ और बहनों के कहने पर आकर उन्होंने मुझे स्वयं से दूर तो कर डाला, किंतु शांति उन्हें फिर भी न मिली। जयपुर जाते हुए जिस कातर दृष्टि से मैंने उन्हें देखा था, मेरी वे निगाहें हर पल उनका पीछा करती थी। रात्रि के सन्नाटे में जब सब लोग चैन की नींद सो रहे होते, वो बिस्तर पर करवटें बदलते। हर पल उन्हें यही प्रश्न बेचैन किए रहता कि आखिर क्यों उन्होंने मुझे स्वयं से दूर किया। क्या कसूर था मेरा? यही ना कि मैंने उनके घर वालों के साथ सामंजस्य बिठाने की भरपूर कोशिश की थी, और बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया? घर वालों की इच्छा पूरी करके उन्होंने अपनी और मेरी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर डाली। फिर भी घर वाले उनसे खुश नहीं हुए। मेरे जाने के कुछ दिनों बाद उनकी बहनें मायके आ गई थी। ऑफिस से लौटकर वे देखते कि माँ बेटियों की खातिरदारी में लगी रहती, उन्हें तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाती। उस समय उन्हें ख्याल आता कि मेरे बीमार होने पर भी वे रसोई में नहीं जाती थी। ये सब देखकर उनका मन ग्लानि से भर उठता। एक रविवार बड़ी बहन आगरा आई हुई थी। सागर के सिर में तेज दर्द था। फ्रिज से पानी पीने के लिए ज्यों ही वे बरामदे में गए, उन्होंने दीदी को कहते सुना, माँ तुम सागर से बंटी की बात कर लो। सागर के पास पैसे की कमी तो है नहीं, यदि वो बंटी की जिम्मेदारी उठा ले तो बहुत अच्छा रहेगा। यूँ भी उसकी अपनी तो कोई औलाद है नहीं। बंटी यहाँ रहेगा तो सागर का दिल भी लगा रहेगा। ये सुनकर सागर तड़प उठे। तुरंत उन दोनों के सामने जाकर खड़े हुए और बोले, दीदी आज अगर मेरी औलाद नहीं है तो आप लोगों के कारण ही ऐसी नौबत आई है। ये सुनकर माँ आग बबूला हो गई थी। क्या बोल रहा है तू? होश में तो है ना? हाँ माँ, मैं पूरी तरह होश में हूँ, बल्कि यूँ कहो होश में अब आया हूँ। सब लोग अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे हैं, ये नहीं सोच रहे कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। आप सबकी बातों में आकर बेवजह मैंने नूपुर को यहाँ से भेज दिया। कहते हुए सागर तेजी से कमरे से बाहर चले गए थे। उनके मुंह से सच्चाई सुनकर माँ और दीदी उनसे कटे कटे रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद वे जयपुर गए थे। उनके आने की खबर पाकर मैं पहले ही सीमा के साथ उदयपुर चली गई थी। उन्होंने मोनू भैया को भी मेरे पास भेजा, किंतु मैंने उससे भी कोई बात नहीं की। संयोगवश इन दिनों मैं अपनी छात्राओं के साथ आगरा आई हुई थी। पिछली रात मैं मोनू के घर आई भी, किंतु सागर को देख वापस लौट गई। सागर ने निश्चय किया कि वे स्वयं मेरे पास आकर मुझसे क्षमा मांगेंगे और मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे। शाम को सागर और मोनू मेरे पास आए। उस समय मैं अपनी पैकिंग में व्यस्त थी। सागर को मेरे पास छोड़कर मोनू और सीमा कमरे से बाहर चले गए। बैठिए, मैंने कुर्सी की ओर संकेत किया। इतने दिनों बाद सागर को अपने करीब पाकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। हाथों में हल्का सा कंपन महसूस हो रहा था। मैं नज़रें झुकाकर उनके सामने बैठ गई। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ नूपुर। कौन सा घर? किसका घर? मेरा कोई घर नहीं। मेरी आंखें डबडबा आई। ऐसा मत कहो नूपुर, मैं अपने व्यवहार के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो और घर लौट चलो। कहते हुए सागर फूट फूट कर रो पड़े। सागर को इस तरह विलखता देख मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। मन किया उनकी सारी व्यथा अपने सीने में समेट लूं, किंतु मैंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और बोली, जानते हो सागर,
दो अजनबी भी जब विवाह बंधन में बंधते हैं तो फेरे पड़ते ही लड़की को वो पुरुष नितांत अपना लगने लगता है। उसे लगता है ससुराल में अजनबियों के बीच वही उसकी सुख सुविधा का ख्याल रखेगा। फिर मैंने तो तुमसे प्रेम विवाह किया था। मेरा तुम पर कितना अटूट विश्वास था, किंतु तुमने उस विश्वास को छलनी कर दिया। मुझे तुम्हारे घर वालों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वे तो इस विवाह के लिए राजी ही नहीं थी। वे तो मुझे तभी स्नेह इज्जत देते जब तुम मुझे स्नेह इज्जत देते। शायद तुम्हें पता नहीं नूपुर, मम्मी अब आगरा में नहीं है। निखिल उन्हें हैदराबाद ले गया है, इसलिए हम दोनों के बीच अब कोई नहीं आएगा। सागर, मेरी मम्मी कहा करती हैं, बुजुर्ग लोग घर के आंगन में लगे उस वृक्ष के समान होते हैं जो भले ही फल ना दे, अपनी छाया अवश्य देते हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हारी मम्मी हमारे साथ ना रहें। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि तुम अपने घर वालों का ख्याल ना रखो, किंतु हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, अपनी जगह होती है। जिस तरह विवाह के बाद पत्नी के लिए उसके जीवन में सबसे पहले पति का स्थान होता है, ठीक उसी तरह पति के लिए भी सबसे पहले उसकी पत्नी होनी चाहिए, बाद में दूसरे लोग, कहते हुए नूपुर ने अपनी भावनाएं प्रकट की। तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं नूपुर, कहते हुए भावावेश में सागर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने समय रहते तुम्हारी कद्र नहीं की, मुझे क्षमा कर दो। बस एक मौका और दे दो, ताकि अवसाद के जिस अंधेरे में मैंने तुम्हें धकेला है उसमें खुशियों का उजाला भर सकूं। प्रायश्चित का एक मौका दे दो प्लीज। सागर की आवाज़ भर्रा गई। वे उठकर मेरे करीब आए और अपनी बाहों का सहारा देकर मुझे अपने करीब खींच लिया। सागर के सीने में मैंने अपना चेहरा छिपा लिया। मुझे लगा प्यार का सूरज हालात के काले बादलों से ढककर नज़रों से ओझल भले ही हो जाए, पर एकदम खो नहीं सकता। काले बादलों के छटते ही आकाश स्वच्छ हुआ नहीं कि प्यार का सूरज अपनी पूरी आभ के साथ फिर से चमकने लगता है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।